नर्सरी टमाटर जैसी फसल के लिए प्लांटिंग मटेरियल है, तो उसी समय से हमें जितनी भी फसल सुरक्षा के हिसाब से सावधानियां वो लेके चलनी पड़ती हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। दोस्तों, हमारा मकसद होता है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक और नई से नई जानकारी आप तक पहुंचाना, आपसे हर वो चीज साझा करना जो आपके काम की है। और इसी सिलसिले में हम स्टूडियो में तो चर्चा करते ही हैं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से, साथ ही हमारे विशेषज्ञ समय समय पर अलग अलग फसलों के खेतों में जाकर उसका जायजा भी लेते हैं। और इस बार हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला ने जायजा लिया, एक निकटवर्ती स्थान पर गए, वहां पर टमाटर के खेत का जायजा लिया। क्या और कैसा रहा उनका अनुभव, आइए खुद सुनते हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। डॉक्टर साहब, टमाटर के खेतों में आप गए, आपने कुछ और विशेषज्ञों से भी बातें की विस्तार से, वो तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ही, लेकिन मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहती हूँ। मेरा जो अनुभव है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक पैदावार और कम से कम लागत। बिल्कुल। और इसके लिए मैं पहुंचा कृषि विज्ञान केंद्र पर, और कृषि विज्ञान केंद्र पर पहुंचने के बाद वहां के वैज्ञानिकों से मैंने बात की, तो उन्होंने अपने निकटवर्ती ग्राम में जो उनका कार्य क्षेत्र था, उन्होंने टमाटर की खेती का एक प्रदर्शन करा रखा था। तो मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हुई और मैंने डॉक्टर ओंकार सिंह जो सस्य विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर जो रेशु सिंह हैं जो रोग और कीट की विशेषज्ञ हैं, उन दोनों से ये निवेदन किया कि हम चल कर के खेत पर और वहाँ पर जो है जानकारियाँ प्राप्त करें जिससे किसान लाभान्वित हों। तो चलिए हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि आखिर आपने वहाँ पर क्या क्या देखा खेत में और क्या आपका वार्तालाप हुआ। तो चलते हैं टमाटर के खेतों की तरफ। डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई, और यहाँ पर जो है ये टमाटर की खेती देख करके मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि आपने ऐसे मौसम में भी आपने इस टमाटर को इतना हरा भरा कर रखा है। तो डॉक्टर साहब, ये टमाटर की खेती के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। आप ये खेत देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपने ऐसे मौसम में और इतना हरा भरा जो है टमाटर जो कर रखा है, तो ये बड़ा इस समय जो देखने में बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। ये बताइए कि आपने ये टमाटर जो है इसकी नर्सरी कब तैयार की थी? इसकी नर्सरी हमने जो है अक्टूबर नवंबर में हमने इसको तैयार किया। लगभग एक सप्ताह इसमें तैयार होने में लगता है। और चूँकि स्प्रिंग सीजन में थोड़ा जल्दी फसल लेने के लिए, ताकि फार्मर्स को अच्छा रेट मिल जाए बाज़ार का, तो उसके लिए थोड़ा अर्ली इसको हमने लगाया। जनरली क्या होता है कि जो हमारा मौसम है, पाला पड़ता है या कोहरा, उससे जो है ये प्रतिकूल प्रभाव इस पर पड़ता है। तो उसके लिए या तो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का सहारा लें, मतलब उसको संरक्षित दशाओं में उगाएं, पॉली हाउस या नेट हाउस में। लेकिन आम तौर पर किसान सभी इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने इसमें रोपाई के बाद लगभग हमने 1 महीने पश्चात, जैसे हमने इसको दिसंबर के पहले वीक में इसकी रोपाई कराई, उसके जब हमने देखा कि मौसम ज़्यादा एडवर्स हो रहा है, मतलब प्रतिकूल आ रहा है, तो उसमें हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% का स्प्रे से कराया, जिससे ये इसमें काफ़ी लाभ हुआ है। अब भी 0.2% का मतलब ये हुआ 2 ग्राम पर लीटर। यस। मतलब अगर 1 हेक्टर के लिए हम ये कहें तो हम ये कहेंगे कि 2 kg पर हेक्टर के हिसाब से कितना पानी उसमें आप मिलाएंगे? 1000 लीटर। हाँ, 1000 लीटर पानी जो है उसमें मिलाकर के हम 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त हो जाता है। हाँ, ठीक है। नर्सरी में जब आपने नर्सरी डाली थी, तो उस समय नर्सरी में आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे? देखिए, नर्सरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
जितनी भी हमारी चाहे सब्जी वाली फसलें हों, चाहे हमारा दूसरे पेरिनल बहुवर्षीय फसलें हों, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो वो हमारा एक प्लांटिंग मटेरियल होता है जिसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। यदि हमारी नर्सरी ख़राब हो जाएगी तो फिर उसके जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आने की, अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो पाने का। तो उसके लिए हम जैसे इसमें एक बीमारी आती है मुख्य रूप से जिसको हम आर्द्र पतन बोलते हैं या डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम भूमि को उपचारित करते हैं। फार्मेल्डिहाइड जो रसायन होता है उससे हम उसको ट्रीट करते हैं और उसमें हम 1:50 का अनुपात रखते हैं। जैसे कि हम 1 लीटर मान लिया हमारा फार्मेल्डिहाइड है और उसमें 50 लीटर पानी मिला करके वो आवश्यकता अनुसार जितना हमारा क्षेत्रफल है उसको हम नर्सरी डालने से कम से कम 1 सप्ताह पहले उसको हम ज़मीन को तर कर देते हैं, उससे स्प्रे करके, और इतना उसमें पानी डालते हैं ताकि वो 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक उसमें पानी चला जाए। नमी अच्छी तरीके से उसके तुरंत पश्चात हम इसको पॉलीथीन चादर से ढक देते हैं और उसको 24 से 48 घंटे बाद हम उस पॉलीथीन को हटा देते हैं, जिससे उसमें जो हमारा नुकसानदायक फफूंदी है वो हमारी समाप्त हो जाती है और हमारा जो आर्द्र पतन की बीमारी है उससे हमारा बचाव हो जाता है। और इसमें मैं किसानों के लिए थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जैसे आमतौर पर किसान को ये पता नहीं होता कि भाई कितने क्षेत्रफल के लिए कितनी हम वो तैयार करें, तो उसमें 1 हेक्टेयर के लिए 225 स्क्वायर मीटर जगह में अगर हम पौध तैयार करते हैं तो वो पर्याप्त होता है। और बीज की जहाँ तक बात है, बीज की दर हम क्या रखें, तो उसमें जो हमारी सामान्य प्रजातियाँ हैं जैसे आपका पूसा 120 है या आपका पूसा उपहार है, पूसा सदाबहार है, तो सामान्य प्रजाति के लिए हमारा 400 से 500 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और जो हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड्स में चूँकि हमारे बीज की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है और उसका बीज हम कम लगता है, लगभग 150 से 150 से 175 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। जब आपने नर्सरी तैयार कर ली और नर्सरी तैयार करने के बाद जो आपने इसकी जो है, देखिए लाइन में बहुत बढ़िया आपने जो है ये लाइन में कर रखा है और ये आपने रिज पर लगाया है। उसके बाद तो ये आपने जो रिज पर लगाया है इस पर जो आपने पैसा खर्च किया है, अगर हम प्लेन में लगाते और रिज पे लगाया तो इसमें क्या अंतर है? इसमें देखिए 2 तरह से हम खेती कर सकते हैं, एक तो फ्लैट में, समतल में, और एक हम रेज्ड बेड, उठी हुई बेड अगर हम बनाएं उस पे कर सकते हैं। तो उठी हुई बेड पे अगर हम लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि ये टमाटर एक ऐसी फसल है जो पानी अगर लोग करता है, मतलब भरता है, तो उसके लिए बहुत संवेदनशील है। तो पानी इसमें ज़्यादा ना भरे और पानी की बचत भी हो जाए और हमारे जो इस पे फल आएंगे वो भी हमारी क्वालिटी अच्छी रहे। चूँकि अगर ज़मीन के टच में आता है तो उसके हमारी फल की गुणवत्ता भी ख़राब होती है, उसमें जो है बीमारी, जो एक फल सड़ने की बीमारी भी उसमें आ जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये कि वीड्स उतने, जो खरपतवार हैं, उतने नहीं उगते जितने फ्लैट में उगते हैं। और इसका एक फ़ायदा और है, यदि किसान चाहें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि जो खरपतवार हैं वो भी नहीं उगने के, दूसरा हमारा जो फल है वो फल ज़मीन से टच नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है और इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो टमाटर के खेतों का हमारा ये सफर और बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब हम देख लेते हैं कि हमारे खेत के अंदर हरी सुड़ी का प्रकोप हो गया है, तो बजाय कि हम पूरी फसल के ऊपर कोई भी कीटनाशी छिड़कने के, हम सिर्फ गेंदे की पंक्ति के ऊपर अगर छिड़काव करते हैं बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में, तो भी हमें बहुत अच्छी फल भेदक की रोकथाम मिल सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और ब्रेक में जाने से पहले हमने टमाटर के खेतों का सफर बीच में ही अधूरा छोड़ा था, तो आइए उसे पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा ये जो टमाटर की खेती के बारे में
जानकारी जो कृषकों को देनी है, तो ये टमाटर जो देखा जा रहा है इस समय ऐसे मौसम में बहुत अच्छा है। तो ये आपने इसमें जो नर्सरी इसकी तैयार की थी, तो नर्सरी में आपने क्या क्या सावधानियां बरती थी, ज़रा उनको हम चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं। जी देखिए, जैसा हम जान रहे हैं कि नर्सरी टमाटर जैसी फसल के लिए प्लांटिंग मटेरियल है, तो उसी समय से हमें जितनी भी फसल सुरक्षा के हिसाब से सावधानियां वो लेके चलनी पड़ती हैं। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि हम किस जगह में नर्सरी उगा रहे हैं। वो साफ़ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ा सा अलग जगह होनी चाहिए वो, और हमें ये प्रयास करना चाहिए, किसान भाइयों को हमारी सलाह है कि जो नर्सरी का जहाँ लगानी है तो थोड़ा ऊंचा उठा के, जैसे कहते हैं नर्सरी बेड बना के, हमें मतलब जो लेवल है उससे थोड़ा सा उससे ऊपर 15 सेंटीमीटर के आसपास जो है ऊपर हम उठा करके लगाएं, ताकि जो है पानी भरते समय जो है उसमें पानी रुके ना। और इस तरह से जो भूमि जनित रोग हैं उनसे हम अपनी जो नर्सरी है उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा सॉइल सोलराइजेशन की बात अक्सर आती है, तो किसान भाई हमेशा ध्यान दें कि सॉइल को सोलराइज कर लें। इसमें उन्हें करना क्या होता है कि जो प्लास्टिक की पन्नी होती है आर पार जिसे देखा जा सके, वो करीबन थोड़ी मोटाई की पन्नी लेकर मिट्टी के ऊपर बिछा दें उसे, और करीबन 30 दिन तक जिस जगह हमें नर्सरी तैयार करनी है उस जगह पन्नी से ढकी रहने दें। उसके बाद पन्नी हटा दें और अपनी नर्सरी की जो सामान्य प्रक्रियाएं उनको प्रारंभ कर दें। इस प्रक्रिया से होता क्या है कि जो ज़मीन के अंदर रोगाणु या रोग कारक मौजूद हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। ये तापमान के प्रभाव से क्रिया कार्य करती है। तो जब वो रोगाणु नष्ट हो जाते हैं तो हमारे जो भूमिजनित रोग हैं उनके वापस हमारी नई फसल में जाने की जो आशंका है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद आती है भूमि शोधन की बात। तो उसमें हमें ये ध्यान देना है कि भूमि शोधन हम चाहें तो जैविक माध्यम या रसायन माध्यम दोनों से ही कर सकते हैं। तो जैविक माध्यम की अगर हम बात करें तो सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया बेसियाना जैसे कारक जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, इनका प्रयोग हमारे किसान भाई फसल की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था ही हम मानते हैं नर्सरी को, अगर वहाँ कर लेते हैं तो बहुत अधिक प्रभावशाली रोकथाम हमें मिल जाएगी। और इसके लिए हमें 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो 30 से लेकर 35 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें जो लगाने का तरीका है वो ये है कि आप गोबर की खाद और हमारी जो फार्मूलेशन है ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना या सुडोमोनास में से कोई भी एक, उसको गोबर की खाद के साथ मिलाकर छायादार स्थान पर किसान भाई ढाक कर बोरे से रख दें। इसमें 2 या 3 दिन बाद इस मिश्रण की जो है उसे उन्हें पलटाई करनी पड़ती है। और जब हमारा ये मिश्रण की पलटाई इस तरह से रखने के लिए 7 से 8 दिन का समय पर्याप्त होता है। और जब हम अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी की रोपाई के लिए हम खेत तैयार कर रहे हैं, उस समय पर हम उस मिश्रण को अपने खेत में या नर्सरी में ही अगर मिलाना चाहते हैं तो नर्सरी में भी मिला सकते हैं। तो अब जब आपने ये भूमि उपचार कर लिया, उसके बाद आपने रोपाई के लिए तैयार हो गए, और आपने जब रोपाई कराई तो रोपाई कराते समय आपने जो है क्या कोई इसमें ट्रीटमेंट किया था या मतलब सिर्फ रोपाई करके और छोड़ दिया था? नहीं, इसकी जो बात करें ट्रीटमेंट की, तो हमें हर स्टेप पे, हर जो भी कदम हमारा आ रहा है वहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी। तो जब हम रोपाई करने ले जा रहे हैं तो अपनी नर्सरी का हम चाहेंगे कि जो नर्सरी का शोधन है वो भी हम कर लें जी। तो इसके लिए भी आप चाहें तो जैसे हमने आपको बताया ट्राइकोडर्मा का 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में या 4 ग्राम सुडोमोनास 1 लीटर पानी में ये घोल बना लें, या रसायन से करना चाहते हैं तो बेविस्टिन 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आप घोल बना लें, और उसके अंदर अपनी नर्सरी को करीबन 5 मिनट तक डुबाकर रखने के पश्चात आप रोपाई करेंगे तो बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब रोपाई हो गई जी, और रोपाई होने के बाद चूँकि रिजिज पर ये लगाया गया है और इसमें खरपतवार जो है जमे होंगे, तो खरपतवार के लिए आपने जो है क्या कोई केमिकल इस्तेमाल किया है या निकाई गुड़ाई से ही इसको अलग किया है? हमारी जो ये सब्जी की फसल है तो जनरली हमारा ये प्रयास रहता है कि किसान भाई रसायनों का कम से कम प्रयोग करें। तो ऐसे में जितना हो सकता है तो रसायनों का प्रयोग कम करें और मैनुअली कोशिश करें कि हम अपने जो भी खरपतवार हैं उनको खेत से निकालें। तो डॉक्टर रेशु से डॉक्टर अवधेश शुक्ला की बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जैसे ही नर्सरी के बाद हम खेत में रोपाई करते हैं, हमारी नर्सरी में ही अक्सर हमें डैम्पिंग ऑफ नाम की बीमारी देखने को मिलती है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बातें खेती में। आज हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं टमाटर के खेतों में, जहां पर गए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला और उन्होंने वहां पर जायजा लिया टमाटर की खेती का। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों से भी बात की, डॉक्टर रेशु से वो बात कर रहे थे। आइए वो बातचीत पूरी आपको फिर से सुनाते हैं। बीमारी के लिए हमको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए और कौन कौन सी बीमारी के लिए हमें जो है प्रिकॉशन लेते हुए उसका उपचार करना चाहिए। जी, जैसे ही नर्सरी की बात हम खेत में रोपाई करते हैं, हमारी नर्सरी में ही अक्सर हमें डैम्पिंग ऑफ नाम की बीमारी देखने को मिलती है। तो ये बीमारी में आप किसान भाइयों को लक्षण पहचानना बहुत आवश्यक है किसी भी रोग की। तो अगर लक्षणों की बात करें तो किसान भाई देखेंगे कि उनके पौधे, जो छोटे से पौधे होते हैं, वो अचानक से मुरझा जाते हैं और मुरझा कर गिर के सूख जाते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी बीमारी किसान भाइयों को नज़र आ रही है तो वो पौधों की जड़ के पास प्रयास करें कि बेबस्टीन का 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से सोल्यूशन बनाकर, उसका घोल बनाकर और छिड़काव करें। इससे जो हमारी ये डैम्पिंग ऑफ नाम की बीमारी है, इससे बहुत हद तक बचाव मिल सकता है और आगे इसे फैलने से भी रोका जा सकता है। इसके बाद अगर टमाटर की फसल की बात करें तो 2 रोग इसमें बहुत प्रमुख रूप से आते हैं। एक तो आपका अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। तो किसान भाई हमेशा ध्यान दें, विशेष रूप से पछेती झुलसा की अगर हम बात करें तो यदि बादल वाला मौसम हो रहा है और नमी उन्हें लग रहा है कि वायुमंडल में बढ़ती चली जा रही है, तो किसान भाई दवाई का प्रयोग करें। तो इस तरह का अगर आपको लगता है, किसी भी तरह की आशंका नज़र आ रही है, खास करके अपने पौधे के ऊपर कोई भी काले रंग के धब्बे या गलन जैसी महसूस हो रही है, खासकर देखें कि पुरानी पत्तियां जो है हमारे पौधे की, उनके ऊपर किसान भाई देखें तो ये लक्षण दिखाई देने पर 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद यही सलाह है कि दवाई बदल दें। तो ऐसी स्थिति में आप अगला जो छिड़काव लें वो डाइथेन M45 या किसी भी अन्य जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनका कर सकते हैं। जिस तरह से करजेट है, इस तरह की किसी भी दवाई का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये छिड़काव करने के पश्चात आपको रोग को फर्दर जो भी है फैलने से रोक सकते हैं और प्रारंभिक अवस्था में ही हम रोग की पूरी रोकथाम पा सकते हैं। इसके बाद इसमें एक रोग आप देखते होंगे टमाटर की फसल में, पत्ती मुरड़ जाती है। जो ऊपर की पत्ती है किसान भाई देखते होंगे कि वो मरोड़ जाती हैं। इनको हम लीफ कर्ल नाम के रोग से जानते हैं। तो इस प्रकार का रोग यदि हमारे किसान भाइयों को खेत में दिखाई दे रहा है तो वो जान लें कि ये रोग विषाणु द्वारा फैलाया जाता है। जैसे ये देखिए, मैं अभी ये पौधा लाया हूँ जी, और इस पौधे में आप देख रहे हैं कि ये सामान्य स्वस्थ पौधे से बिल्कुल डिफर है, अलग है, बिल्कुल अलग है। और इसमें ये जो है कुछ पत्तियां जो है आप देख रहे हैं कि पत्तियां बिल्कुल इसकी जो है कर्ल्स होती चली जा रही हैं। जी। तो ये इसमें कौन सी बीमारी है और इसका क्या उपचार होगा? यही जिस रोग की अभी हम बात कर रहे थे, यही वो लीफ कर्ल नामक रोग है और ये रोग विषाणु द्वारा फैलाया जाता है। तो इस प्रकार के यदि लक्षण हमारे किसान भाइयों को दिखाई देते हैं अपने खेत में, तो सबसे पहला जो काम उन्हें करना है वो ये है कि वो इस प्रकार के रोगग्रस्त पौधों को अपने खेतों से उखाड़ कर अलग कर दें, पहली बात। उसके बाद हम इसके जो वाहक है, इसका वाहक कीट को नष्ट करने के लिए इमिडाक्लोरपिड नाम के रसायन का प्रयोग करते हैं। तो इसकी इमिडाक्लोरपिड की 17.8% SL का जो बाजार में सॉल्यूशन उपलब्ध है, उसकी हम करीबन 0.6 ग्राम या मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के अंदर प्रयोग करके उसका छिड़काव अपने खेत में करें। आपने बताया कि जितना भी जो है ये डिजीज से इफेक्टेड है, बीमारी से जो इफेक्टेड पौधा है, इसको सारे को उखाड़ करके जी और इसको जो है अलग कर दें। तो क्या अगर हम खेत के पास डालें तो इसको या जलाएं या गड्ढे में बना करके गाड़ें? क्योंकि जब आपने कहा ये विषाणु है, तो अगर हम खेत के पास डाल देंगे तो इसके विषाणु जो है फिर दोबारा आने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या जलाना या गड्ढे में इसको दबाना उपयुक्त रहेगा? जी देखिए, आपने जैसे हम देखते हैं कि ये जो पौधे रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, हरे रंग के पौधे हैं, ऐसे में इन्हें जलाना बहुत आसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों को, और जब हमारा किसान अपने खेत में है तो फावड़ा या खुरपी सामान्यतः उनके पास होता है। तो हमारी सलाह ये है कि एक छोटा सा गड्ढा अपने खेत के बाहर खोदें और इसको, इस तरह के पौधों को मिट्टी के अंदर दबा दें ताकि विषाणु जो है वो फैलने ना पाए और वाहक कीट को भी अपना भोजन ना प्राप्त हो। तो इसमें जो वाहक कीट है वो इस पौधे का रस चूसता है और इसके जो विषाणु हैं इस रोग के, वो वाहक कीट की लार के साथ अन्य पौधे के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन पौधों को समय पर नष्ट कर देते हैं और कीटनाशी का समय पर छिड़काव कर देते हैं, रोग को हम आगे फैलने से तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हम कीट की बात करते हैं।
तो कीटों की अगर हम बात करें तो 2 कीट हमारी जो टमाटर की फसल है उसे मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक है हमारा फल भेदक, जो आपने देखा होगा फल के अंदर सूड़ी जो हमारी हरे रंग की सूड़ी पाई जाती है। तो इसमें किसान भाइयों, हमने जैसे आपको बताया शुरू से, अगर हम फसल की रोपाई के समय ही अगर सावधानी लें तो गेंदे के साथ जो हमारी टमाटर की फसल की इंटरक्रॉपिंग सहफसली फसल के रूप में इसमें गेंदा आप उगा सकते हैं। तो ये हम जो ये गेंदा लगाएंगे तो गेंदा जो है कितनी टमाटर की लाइन के बाद गेंदा लगाएंगे, ये और जरा सा इस पर तो हमारे किसान भाई ध्यान दें इस बात के ऊपर कि 16 पंक्ति हमें टमाटर की लगाने के पश्चात 1 पंक्ति हमें गेंदे की लगानी चाहिए। उसमें भी हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे खेत की सबसे बाहर की और सबसे आखिरी जो पंक्ति हो वो हमारी गेंदे की हो, तो बहुत हद तक हमें जो फली भेदक है उसकी रोकथाम मिलेगी। क्योंकि गेंदा अगर है उपलब्ध और टमाटर की फसल उपलब्ध है तो जो फली भेदक की सुड़ी है वो गेंदे को प्रेफर करेगी, वो गेंदा उसे पहले पसंद आएगा बजाय कि टमाटर की। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं और जब हम देख लेते हैं कि हमारे खेत के अंदर हरी सुड़ी का प्रकोप हो गया है, तो बजाय कि हम पूरी फसल के ऊपर कोई भी कीटनाशी छिड़कने के, हम सिर्फ गेंदे की पंक्ति के ऊपर अगर छिड़काव करते हैं बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में, तो भी हमें बहुत अच्छी फल भेदक की रोकथाम मिल सकती है। आपने जो जानकारी दी है बहुत ही उपयोगी जानकारी है, ये आप बड़ी लाभकारी जानकारी दी है, उसके लिए हम आपके हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। तो ये तो हमने आपको सुनाई वो पूरी वार्तालाप जो डॉक्टर अवधेश शुक्ला हमारे विशेषज्ञ टमाटर के खेतों में गए, डॉक्टर ओंकार सिंह और डॉक्टर रेशु से जो बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण वहाँ पर चर्चा की और वो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। इसी के साथ अगर कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शंका या कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में है तो हमारा पता नोट कर लें, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। और इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।